रिलायंस इंडस्ट्रीज फिलहाल फ्यूचर रिटेल को सीधे खरीदने के प्लान से पीछे हट गई है। शनिवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए रिलायंस अब आईबीसी रूट से एंट्री ले सकती है। फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल के बीच सौदा नहीं होने से अब सर ये मामला लग रहा है एनसीएलटी में चला जाएगा। आपको क्या लगता है रिलायंस क्यों पीछे हट गई इस डील से? कई किस्से तैर रहे हैं शुभम बाजार में। किस्से ये तैर रहे हैं कि क्या ये पूरी एक सोची समझी योजना थी जिससे अमेजॉन को फ्यूचर रिटेल का टेक ओवर करने से रोका जाए, और इस कोशिश से इस पूरे मामले में लास्ट में बिल्कुल आखिर में जाकर रिलायंस ने जब इस डील से अपने को विड्रॉ कर लिया तो जैसा कि आपने कहा कि बैंकों के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि एनसीएलटी के नियमों के तहत उसे बैंक्रप्सी के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यहाँ से फ्यूचर रिटेल के कोलैप्स करने की, क्योंकि कर्ज चुकाने में चूकने के कारण फ्यूचर रिटेल के कोलैप्स करने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी और वो एनसीएलटी के रास्ते में चली जाएगी। ये कहना मुश्किल है कि अचानक रिलायंस ने इतनी सब कोशिश करने के बाद, पिछले 3 साल तक इंतजार करने के बाद, स्टोर तक टेक ओवर कर लेने के बाद पीछे कदम क्यों खींचे, ये किसी ने नहीं बताया या कहीं से आधिकारिक रूप से नहीं आया। बैंकर्स तो पहले से ही इस ऑफर का इंतजार कर रहे थे रिलायंस की तरफ से। तो अब यह रणनीति कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर फ्यूचर रिटेल के प्राइसेस एनसीएलटी में जाकर बैंक्रप्सी में और ज्यादा टूटेंगे तो शायद ये डील रिलायंस को सस्ती मिल जाएगी। पर रणनीतिक रूप से अगर आप बाजार में देखें तो अमेजन के आने का रास्ता अब थोड़ा सीमित हो गया है, क्योंकि अगर ये बैंक्रप्सी के भीतर चली गई कंपनी तो शायद फिर अमेजन भी इसमें कितना इंटरेस्ट लेगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। सर क्या कहूं, फिर फ्यूचर रिटेल का कहूं या इस डील का कहूं, भविष्य फिर क्या दिखता है अब? फ्यूचर ग्रुप तो कोलैप्स की तरफ है। हालांकि आज कुछ ऐसी खबरें छपी कि फ्यूचर ग्रुप के प्रमुख किशोर बियानी अपने लाइफस्टाइल ब्रांड्स को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, कुछ अपने ब्रांड्स को आगे बेचना चाहते हैं, पर ग्रुप तो कोलैप्स की स्थिति में आ चुका है, क्योंकि स्थिति ये है कि अब एनसीएलटी में जाने के बाद तो एक दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसमें लेंडर क्रेडिटर से बात की जाएगी, इसके वैल्यूएशंस कम होंगे और इसे एक दूसरे प्रोसेस के तहत बेचने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ से हम फ्यूचर रिटेल का रिवाइवल नहीं देखेंगे, बल्कि हमें देखेंगे कि पहले फ्यूचर रिटेल का लिक्विडेशन कैसे होगा, इसे लिक्विडेट कैसे किया जाएगा, इसे कौन खरीदेगा। और स्वाभाविक सी बात है, खरीदने के लिए बाजार में बड़ी कंपनियां नहीं हैं, और अब सब कुछ बैंकर्स के हाथ में है कि वो फ्यूचर रिटेल की जो बकायदारी है, जो कर्ज है, करीब जैसे स्टेट बैंक का एक्सपोजर करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपोजर इसमें है। अब बैंकर्स कितना रिस्क लेते हैं, कितना हेयरकट लेने को तैयार होते हैं, और अब नए सिरे से ये डील एनसीएलटी के माध्यम से वर्कआउट होगी और इसके लिए ग्राहक तलाशे जाएंगे। और ये डील अब उतनी आसान भी नहीं है जैसा अब तक 2 हफ्ते पहले तक लग रहा था कि 24,000 करोड़ रिलायंस चुकाएगा और सारे ब्रांड्स फ्यूचर रिटेल के जो हैं वो रिलायंस के हो जाएंगे। अब ये इतना आसान नहीं है।